नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े प्रशासनिक महायज्ञ के बारे में। हमारा आज का विषय है दशकीय जनसंख्या जनगणना 2027 यानी डिसेनियल पॉपुलेशन सेंसस 2027। ये महज कुछ आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि देश की दशा और दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। हाल ही में ये विषय सुर्खियों में छाया रहा है और आज एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री की तर्ज पर इसकी हर एक बारीक परत को गहराई से समझा जाएगा। तो चलिए शांत मन से और पूरे फोकस के साथ इस अहम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। लद्दाख के दुर्गम बर्फीले रास्ते, शून्य से नीचे का तापमान और वहां मीलों पैदल चलता एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, जिसके हाथों में कागज के फॉर्म और एक क्लिपबोर्ड है। सालों तक हमारी जनगणना की यही तस्वीर रही है, लेकिन अब इस तस्वीर की जगह लेने वाली है एक आधुनिक स्मार्टफोन की चमकती हुई स्क्रीन। इस बार भारत की विशाल भौगोलिक दूरियां महज एक स्मार्टफोन टैप से सिमटने वाली हैं। कहानी का सार यही है कि तकनीक के इस युग में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश के सबसे दुर्गम, सबसे दूरस्थ कोने में बैठा नागरिक भी गिना जाए। आज के इस विश्लेषण को स्पष्ट रखने के लिए हम इसे 6 अहम पड़ावों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह खबर में क्यों है, फिर इसके इतिहास पर नजर डालेंगे, उसके बाद डिजिटल क्रांति, इसके विभिन्न चरण, जातिगत जनगणना की उलझन और अंत में भारतीय संघवाद पर इसके गहरे प्रभाव को समझेंगे। तो चलिए सीधे पहले पड़ाव पर आते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जनगणना का ये विषय अचानक चर्चा के केंद्र में क्यों आ गया है। तारीख थी 4 जून 2025 और शाम के ठीक 5:30 बज रहे थे जब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB दिल्ली से इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। इसके तुरंत बाद 16 जून 2025 को गजट नोटिफिकेशन का इरादा भी स्पष्ट कर दिया गया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जनगणना 2021 में होनी थी, उसे इतना लंबा क्यों टाला गया। इसका सीधा संबंध हमारी शिक्षा व्यवस्था से था। कोविड-19 महामारी के बाद प्राथमिक शिक्षा को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। चूंकि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ही हमारे 30 लाख से अधिक प्रगणकों यानी एन्यूमरेटर्स की रीढ़ होते हैं, इसलिए शिक्षा को और बाधित होने से बचाने के लिए इसे टाला गया। और सबसे बड़ी बात, ये भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने जा रही है। इतिहास की नींव को समझे बिना भविष्य की इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। इसलिए दूसरे पड़ाव में एक म्यूजियम टूर गाइड की तरह समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर ब्रिटिश राज तक जनगणना का स्वरूप कैसे बदला, आइए इसे समझते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो 800 से 300 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद और चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसके शुरुआती संकेत मिल जाते हैं। इसके बाद आधुनिक इतिहास में आता है 1872 का साल, जब लॉर्ड मेयो के अधीन पहली गैर समकालिक यानी नॉन सिंक्रोनस जनगणना हुई। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में WC प्लॉडेन द्वारा पहली बार समकालिक यानी सिंक्रोनस जनगणना कराई गई। हमारा तीसरा पड़ाव है डिजिटल क्रांति। भारत का ये पहला सेंसस कैसी काम करेगा, ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि ग्रामीण भारत के सबसे छोटे गांव से निकला एक डेटा बाइट बिना किसी कागज को छुए सीधे सरकारी सर्वर तक कैसे पहुंचता है। इस डिजिटल इंजन रूम को CDAC यानी कि CDAC ने तैयार किया है और इसमें 4 अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं। इनके फुल फॉर्म्स बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। पहला है HLBC, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर। ये सैटेलाइट मैपिंग के जरिए ब्लॉक्स तय करता है। दूसरा है HLO, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। ये फील्ड में जाने वाले प्रगणकों के लिए एक मोबाइल ऐप है, जो कमाल की बात है कि ऑफलाइन भी काम करता है। तीसरा है SC पोर्टल, सेल्फ एन्यूमरेशन। ये आम जनता के लिए बनाया गया वेब प्लेटफॉर्म है। और चौथा है CMMS, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो इस पूरे ऑपरेशन का एक सेंट्रलाइज्ड कमांड डैशबोर्ड है। अब पुराने कागज के क्लिपबोर्ड की जगह इन्हीं 4 डिजिटल हथियारों ने ले ली है। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर। इतनी विशाल प्रक्रिया को कागज से जमीन पर उतारना कोई मामूली बात नहीं है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय पूरे उपमहाद्वीप में फैले 30 लाख से अधिक कर्मचारियों की फौज को कैसे दिशा देता है। आइए इस लॉजिस्टिक चुनौती को डीकोड करते हैं। ये पूरा महाअभियान 2 चरणों में बटा है। पहला चरण है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। इसमें घर की सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल होंगे।
दूसरा चरण है जनसंख्या और जाति की गणना, जो फरवरी से मार्च 2027 के बीच आयोजित होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम तथ्य छिपा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फ से ढके दुर्गम क्षेत्रों के लिए एक विशेष रेफरेंस डेट तय की गई है, 1 अक्टूबर 2026, जो मेंस परीक्षा के लिए एक प्रमुख विश्लेषणात्मक बिंदु है। जातिगत जनगणना की उलझन। ये महज कुछ कॉलम भरने का काम नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती है। इस बहस में उतरने से पहले वैचारिक स्पष्टता बहुत जरूरी है। अक्सर सामान्य जनगणना और 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी SCCC को एक समझ लिया जाता है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का कानूनी अंतर है। SCCC का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करना है और इसका डेटा सरकारी विभागों के लिए खुला रहता है। इसके ठीक विपरीत सामान्य जनसंख्या जनगणना सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत काम करती है, जो हर नागरिक के डेटा की पूर्ण गोपनीयता की स्ट्रिक्ट कानूनी गारंटी देती है। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं, भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म पर इसका प्रभाव। ये सारा डेटा महज सर्वर में सेव होने वाली फाइलें नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत के संवैधानिक शासन की रूपरेखा तय करने वाला है। यहाँ कुछ संवैधानिक तथ्य बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 246 जनगणना को सीधे संघ सूची यूनियन लिस्ट का हिस्सा बनाता है। जनगणना अधिनियम 1948 वो कानूनी ढांचा है जो इसमें भाग लेना हर नागरिक के लिए अनिवार्य करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प पेंच फंसा है अनुच्छेद 81 और 82 में। ये नियम 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना यानी इसी 2027 के डेटा को भविष्य के परिसीमन, डिलिमिटेशन और लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से जोड़ता है। इस पूरी चर्चा और इस विशाल प्रशासनिक महायज्ञ को अगर एक पंच लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा होगा, सिर्फ लोगों को गिनने से लेकर हर एक व्यक्ति की अहमियत सुनिश्चित करने तक, क्योंकि एक लोकतंत्र की नियति उसके डेटा द्वारा ही संचालित होती है। जैसे जैसे भारत कागज के पुराने दस्तावेजों से निकलकर इस नए डिजिटल युग में कदम रख रहा है, अंत में एक बड़ा और विचारणीय सवाल छूट जाता है। क्या ये नया, सूक्ष्म और सटीक डेटा हमारे संघीय ढांचे को और अधिक एकजुट और पारदर्शी बनाएगा, या फिर ये परिसीमन और जातिगत आंकड़ों के जरिए नई क्षेत्रीय और सामाजिक दरारों को उजागर करेगा? ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस विषय से जुड़े तमाम पहलू अब बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।